Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका अधिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी का जो आपका बायोलॉजी सेक्शन है। बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग बायोलॉजी सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन थर्ड रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सेशन के आप तक नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपको टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छे लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बायोलॉजी सेक्शन। और बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 5 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में, एनसीईआरटी की हर एक लेसन को। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका डिस्कशन थर्ड है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी रीड करने में और भी मज़ेदार आपको लगने लगेगी और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट में बने रहे ताकि आपको लेसन 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में आ सके और सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है और ये आपकी साइंस की एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ncrt.nic.in से और मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के सेशन में आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके बुक का कंटेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर 5 है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से सेफली रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके इस लेसन से, लेसन 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से आपके कई क्वेश्चंस आपकी बन सकते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम में। जो आपका साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन रहता है, साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में आपके इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या वीडियो सेशन लास्ट तक देखें ताकि आपको लेसन 5 की हर एक टॉपिक, हर एक एनसीईआरटी कंटेंट आपको आसानी से समझ में आ जाए और हर एक डाउट आपको क्लियर हो सके। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 8 जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसमें हम लोग साइंस में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन। और बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर 5 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 8 की। और जिसमें आपका जो लेसन 5 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि पौधों ने कहा। हम लोग क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था फॉरेस्ट के बारे में कि पहले वो जो है। और फ्रेंड, जो भी आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टोरी रूप में आपको एक टॉपिक समझाती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो सेशन में, टैली और बूजो ने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ जंगल का दौरा किया था और वे अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक थे। कक्षा के अन्य बच्चे भी अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ ने भरतपुर अभयारण्य का दौरा किया था और कुछ अन्य लोगों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लॉकचा वन जीवन अभयारण्य और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व आदि के बारे में सुना था। तो ये आपके थे सेंचुरीज और नेशनल पार्क और रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व
और फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लास 7 की साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। पिछले वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन किया था के बारे में। और फ्रेंड्स मैंने पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है क्लास वाइज, जहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट वाइज आप लोग साइंस एसएसटी के सारे लेसन मैंने इस वीडियो सेशन में हर एक वीडियो सेशन में हर एक चैप्टर को और हर एक लेसन को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। और मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दी ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो और हर एक टॉपिक हर एक लेसन का वीडियो सेशन आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको मिल सके। मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला आपका है टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, यानी कि वनों की कटाई और उनके कारण क्या है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर पौधों और जानवरों की बहुत विविधता मौजूद है और वे मानव जाति की भलाई और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा आपका क्या है, वनों की कटाई, जिसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। हम जानते हैं कि वनों की कटाई का मतलब है कि जंगलों को साफ करना और उस भूमि का दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। ये बहुत गलत बात है। और क्योंकि हम लोगों को फॉरेस्ट से क्लियर एयर और ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए हमें फॉरेस्ट को साफ जो जंगल है जंगल को साफ नहीं करना चाहिए और अपने पर्पस के लिए जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जंगल में पेड़ों को नीचे बताए कि कुछ उद्देश्यों के लिए काटा जाता है। क्यों काटा जाता है आइए देखते हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन, खेती के लिए भूमि खरीदना, मकान और कारखाने बनाना, फर्नीचर बनाना या ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। और वनों की कटाई के कुछ प्राकृतिक कारण हैं, जो जंगल की आग और गंभीर सूखा। तो ये आपके प्रमुख कारण है डिफॉरेस्टेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस और डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई के क्या परिणाम हो सकते हैं। उन्हें याद है कि वनों की कटाई से धरती का तापमान और प्रदूषण बढ़ता है, यानी कि अगर हमारी पृथ्वी से हमारी अर्थ से जो फॉरेस्ट है जंगल खत्म हो जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा और पोल्यूशन लेवल क्या होगा, अर्थ पर बढ़ जाएगा। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर। जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, भूजल स्तर भी कम हो जाता है। वे जानते हैं कि वनों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अगर पेड़ों की कटाई जारी रही तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। Moreover, there will be increased chance of natural calamities such as flood and droughts. Recall the plants need carbon dioxide for photosynthesis. इसके अलावा बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। और याद रखें कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना खाना स्वयं बना सके। और few trees would mean that less carbon dioxide will use up, resulting in the increasing amount in the atmosphere. कम पेड़ होने का मतलब है कि कम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब पेड़ खत्म हो जाएंगे और जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स और ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राउट्स, यानी कि सूखा पड़ना। एक अन्य पर्यावरणीय समस्या जिसमें लोग पीड़ित है वह है सूखा। यू माइट आल्सो बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द ड्राउट कैन बी डिफाइंड एज द लैक ऑफ द वाटर इन एनी एरिया। आप इस तथ्य से भी अवगत होंगे कि सूखे को किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा उस विशेष क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण हो सकता है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से परावर्तित होने वाली उष्मा किरणों को रोक लेती है और पृथ्वी पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और तापमान में वृद्धि से जब का वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अर्थ पर, में रिड्यूस रेनफॉल। और जो रेनफॉल है, वर्षा, वो नहीं होगी, वर्षा कम हो सकती है, जिससे क्या पड़ता है, सूखा। इट कॉज ड्राउट। ये आपका था ड्राउट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डिसर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण। वनों की कटाई मिट्टी के गुणों में बदलाव का एक प्रमुख कारण है।
वृक्षारोपण और वनस्पति से मिट्टी के भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और कम पेड़ होने से मिट्टी का कटाव अधिक होता है और मिट्टी के जो ऊपरी परत के हटने से निचली कठोर और पथरीली परत उभर आती है और इस मिट्टी में ह्यूमस कम होता है और यह कम उपजाऊ होती है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? डिसर्टिफिकेशन। ये आपका था डिसर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि वनों की कटाई से मिट्टी की जल धारणा क्षमता से भी कम आती है। मिट्टी की सतह से जमीन में पानी की आवाजाही कम हो जाती है, इसलिए बाढ़ आती है। वनों की कटाई के कारण मिट्टी के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, बनावट आदि भी बदल जाते हैं। इसके कारण जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब आपका फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। हम जानते हैं कि यहाँ पाए जाने वाले पौधे और जानवर ऊपरी हिमालय की चोटियों और निचले पश्चिमी घाटों के समान है और जैसा कि प्रोफेसर अहमद ने बताया, मानना है कि यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता अद्वितीय है और यह वन्य कर्मचारी माधव जी से अनुरोध करते हैं कि वे बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ले जाएं और वे बताते हैं कि ऐसे जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करना उन्हें हमारी राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा बनाता है। माधव जी बच्चों को समझाते हैं कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज सरकार के प्रयासों के अलावा, और ये आपका बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर के बारे में आपको एक बॉक्स में बताया गया एनसीईआरटी में जो आपका गिवन है कि जो आपका बायोस्फीयर है अर्थ का वह पार्ट है जिसमें जीवित जीव विद्यमान रहते हैं, यानी रहते हैं, जो जीवन को सहारा देता है। जैविक विविधता या जैविक विविधता पृथ्वी पर विद्यमान है और कि पृथ्वी पर विद्यमान की विभिन्न किस्मों और उनके अंत संबंधों और पर्यावरण संबंधों को संदर्भित करती है। तो ये आपका था बायोस्फीयर। नेक्स्ट है एजेंसी आल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड 5.4 एनिमल्स। एजेंसियां जंगलों और 5.4 जानवरों को भी देखभाल करती हैं। सरकार उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए नियम, तरीके और नीतियां बनाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। वन्य जीवन आपका अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व आदि उस क्षेत्र में मौजूद पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। आपके यहाँ टेबल दी गई है जिसमें बताया गया कि हमारे वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा उनके आवास की रक्षा के लिए संरक्षित और क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है कि जिन्हें वन्य जीवन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। वहाँ वृक्षारोपण, खेती, जराई पेड़ों का काटना, शिकार करना और शिकार करना प्रतिबंधित है और वन्य जीवन अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र जहाँ जानवरों को उनके और उनके आवास की किसी भी तरह की बाधा से बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान आपके जंगली जीवन के लिए आरक्षित है, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक आवास और प्रकाशित संसाधनों। बायोस्फीयर रिजर्व आपका है लार्ज एरिया जीवन, पौधों, पशु संसाधनों के स्रोतों और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि का बड़ा क्षेत्र है। तो ये आपका था प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जीव मंडल रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैव विविधता पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता है और जो आमतौर पर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले बायोस्फीरिक रिजर्व उस क्षेत्र की जीव और जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करता है। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में अन्य संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं और जिनमें से आपके पंचमनी बायोस्फीयर है और इस बायोस्फीयर में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी और पचमढ़ी नामक 2 वन्य जीवन अभ्यारण्य है शामिल है, जिसमें आपको एनसीईआरटी में फिगर 5.1 में आपको दिया गया है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है लेसन 5 में फिगर 5.1। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है फ्लोरा एंड फाउना, वनस्पति और जीव। बायोस्फीयर रिजर्व में घूमते हुए जंगल की हरियाली की सराहना करते और वे जंगल के अंदर ऊंचे सागौन के पेड़ों, जानवरों को देखकर बहुत खुश होते हैं। अचानक पहली को एक खरगोश मिलता है और वहां उसे पकड़ने चाहती है और उसे पीछे दौड़ना
लगती है। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोकते हुए कहा, वे समझाते हैं कि जानवर अपने आवास में सहज और खुश रहते हैं और हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी कहते हैं और बताते हैं कि कुछ जानवर और पौधे आमतौर पर एक विशेष क्षेत्र के होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों को क्रमशः उस क्षेत्र की वनस्पति यानी कि फ्लोरा और फौना कहा जाता है। ये आपका फ्लोरा एंड फौना। जैसा आपका 5.2 में गिवन है, आपके फिगर्स दिए गए, पिक्चर दिए गए एनसीईआरटी में। ताल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फन, अर्जुन, ये आपके क्या है? फ्लोरा। ये आपकी क्या है? वनस्पति हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती हैं। और जो आपकी ब्लू बुल, पार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा, ये आपके क्या है? फौना के पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ये आपकी पिक्चर है तो आप लोग देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जैसा आपका अगला टॉपिक है इंडेमिक स्पेसीज। जंगल में एक बहुत बड़ी गिलहरी को देखकर बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और इस गिलहरी की पूंछ बड़ी और रोएदार थी और वे इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी उन्हें बताते हैं कि इसे विशाल गिलहरी के नाम से भी जाना जाता है और इस क्षेत्र में स्तनिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। वे प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाई जाती हैं। एक विशेष प्रकार का जानवर या पौधे किसी क्षेत्र, राज्य या देश के लिए स्तनिक हो सकता है। माधव जी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के स्तनिक वनस्पति के दो उदाहरण के रूप में साल और जंगली आम, जैसा आपको फिगर 5.3 में आपको दिया गया है। जो आपका एग्जाम्पल है इंडेमिक फ्लोरा का पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी जायंट स्क्विरल है, आपके पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है। और फिगर 5.3 में आपको क्या दिया गया? वाइल्ड मैंगो। जैसे बाइसन इंडियन जायंट स्क्विरल, जो आपको फिगर 5.3 बी में दिया गया, जिसका नाम है जो जायंट स्क्विरल है। और उड़ने वाली गिलहरी क्षेत्र के स्थानिक जीव और प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि उनके आवास का विनाश, बढ़ती आबादी और नई प्रजातियों का आना स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है और उनके अस्तित्व के बारे में खतरे में डाल सकता है। ये आपका था स्क्विरल के बारे में और वाइल्ड मैंगो के बारे में। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें स्पेसीज के बारे में आपको बताया गया है। स्पेसीज जनसंख्या के समूह में वे प्रजातियां जो अंतर प्रजनन करने में सक्षम है, और इसका मतलब है कि एक प्रजाति के सदस्य केवल अपनी प्रजाति के सदस्यों के साथ उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं, प्रजातियों के सदस्यों के साथ नहीं, अन्य प्रजातियों के साथ नहीं, और एक प्रजाति के सदस्यों में सामान्य विशेषताएं होती है। तो ये आपका था स्पेसीज की डेफिनेशन, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीवन की बातचीत, किस तरीके से हम लोग वाइल्ड लाइफ को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। वन्य जीवन का संरक्षण एक महत्वपूर्ण उपजाऊ जिस स्तर पर, जैसा हम लोगों ने, जैसा आपको दिया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीवन का संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए। वन्य जीवों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण उपाय है जिस पर हम लोगों ने चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लास 8 की जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसमें ऐसा कई विशेषज्ञ जो मानते हैं कि यह संरक्षण मानव जाति के अत्यधिक भोग के कारण उत्पन्न खतरे के कारण महत्वपूर्ण है और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई तकनीक का पालन किया जा सकता है। इन सभी तकनीकों का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वन्य जीवन प्रकृति के बीच मौजूद संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किलिंग, पोचिंग, ऐसे भी स्थानों पर सामान्य रूप से जानवरों को मारना, अवैध शिकार करना या पकड़ना सख्त वर्जित है और कानून द्वारा दंडनीय है। आरक्षित वन जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली जानवरों को सुरक्षा और उपयुक्त रहने की परिस्थिति प्रदान करते हैं और यह उन्हें बताते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्यों में रहने वाले लोगों को कुछ गतिविधियां करने की अनुमति होती है, जैसे अपने पशुओं को चलाना, औषधीय पौधे, जलाऊ लकड़ी और इकट्ठा करना। तो आपका था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट डे, इट इज अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड forests are not safe because the people living in the neighborhood encroach upon them। यह दुख की बात है कि संरक्षित वन भी सुरक्षित नहीं क्योंकि पड़ोस में रहने वाले लोग इन पर अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट करते हैं और बच्चों को चिड़ियाघर की अपनी यात्रा की याद आ जाती है। वे याद दिलाते हैं कि चिड़ियाघर भी ऐसा स्थान है जहाँ जानवरों को संरक्षण मिलता है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ संकटग्रस्त आपकी जंगली आपके जो जीव हैं
जैसे काला हिरन, सफेद आंखों वाला हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, दलदली मगरमच्छ, अजगर, गेंडा आदि हमारे अन्य और जो आपके अन्य जीव हैं वन्य जीवन अभयारण्यों में संरक्षित और सुरक्षित है। और भारतीय अभयारण्यों में अद्वितीय परिदृश्य और विस्तृत समतल वन परिवर्तन, पर्वतीय वन और बड़ी नदियों के डेल्टा में झाड़ीदार भूमि है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वनस्पति और जीव जंतु का क्या मतलब है। सरल शब्दों में कहें तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जानवर क्रमशः वनस्पति और जीव कहलाते हैं। और अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं वापस कि नेशनल पार्क जो आपका है एक राष्ट्रीय उद्यान व उद्यान होता है जो जीव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से कार्य करता है। इन उद्यानों का विकास और रख रखाव मुख्य रूप से दुनिया भर में मौजूद संघ सरकारों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका था नेशनल पार्क। These reserve are large and diverse enough to protect whole set of the ecosystem। ये रिजर्व इतने बड़े और विविधतापूर्ण होते हैं जो पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं। ये किसी क्षेत्र की वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्य और ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षित करते हैं। आपका एक सतपुरा नेशनल पार्क है। ये आपका फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। इस वन में बेहतरीन भारतीय सागौन पाया जाता है। भारत में से 100 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है अब आपका एक बॉक्स दिया गया है जिसमें रॉक शेल्टर के बारे में बताया गया। जो आपका रॉक शेल्टर है चट्टानों आश्रम स्थल पाए गए हैं जो शिकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। 55 चट्टानों में एक डेटिंग स्पीयर एरेस्ट का निर्माण किया गया है और इन चित्रों में जानवरों और मनुष्यों की लड़ाई, शिकार, नृत्य और संगीत, वाद्य यंत्र बजाने की आकृतियां दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसी परियोजना थी जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह इस परियोजना का उद्देश्य भारत में बाघों को घटती आबादी की रक्षा और संरक्षण करना था। प्रोजेक्ट टाइगर पहल के लिए कई प्राकृतिक पार्क आवंटित किए गए और इस तरह से परियोजना अन्य देशों की सरकार द्वारा भी शुरू किए गए। वे एक बोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा होता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। माधव जी बताते हैं कि देश में बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में बाघों की आबादी का अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना था। यहाँ पे था प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है जैसा आप लोग देख सकते हैं टाइगर 5.4 is one of the many species which are slowly disappearing from our forest। जैसा आप लोग फिगर 5.4 में आप लोग देख सकते हैं टाइगर उन कई प्रजातियों में से एक जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से लुप्त हो रही है। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इस मायने में अनोखा है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। एक समय में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में शेर, हाथी, जंगली भैंसा जैसा आपको फिगर 5.6 और 5.5 में आपको दिया गया है जैसे जानवर भी पाए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि लुप्त प्राय जानवर। जिन जानवरों की संख्या इतनी कम हो रही है कि वे विलुप्त होने का कगार पर है और उनके संकटग्रस्त जानवर कहा जाता है। पूजों को डायनासोर की याद आ जाती है तो बहुत समय पहले विलुप्त हो गए थे। कुछ जानवरों का जीवन जीने वाले और कुछ जानवरों का जीवित रहना उनके प्राकृतिक आवास में गड़बड़ी के कारण मुश्किल हो गया है। और प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए सभी राष्ट्रीय उद्यान में सख्त नियम लागू किए गए हैं। चराई, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या जलाओ, लकड़ी और सदी पौधे का आदि इकट्ठा करना जैसे मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। छोटे जानवरों के विलुप्त होने का खतरा बड़े जानवरों से कई ज्यादा है। कई बार हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लुओं को बिना समझे बेरहमी से मार देते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में उनका क्या महत्व है। उनके मारकर हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वे आकार में भले छोटे होते हैं लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे खाद्य श्रृंखलाओं और जो आपके जितने भी फूड वेब है, फूड चेन को बनाते हैं, उसको पूरा करते हैं। जबकि इकोसिस्टम में आपका एक पर्टिकुलर फूड चेन और फूड वेब है। एन इकोसिस्टम जो आपका एक इकोसिस्टम है एक क्षेत्र में मौजूद सभी पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के साथ साथ जलवायु, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि जैसे गैर जीवित घटकों से बना होता है। यह आपका था इकोसिस्टम। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीव मंडल हमारे ग्रह का वह हिस्सा है जिसमें सभी जीवित
जीव रहते हैं या वह स्थान जहाँ जीवन का समर्थन किया जाता है। जैव विविधता या जैविक विविधता पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की संख्या को संदर्भित करती है या उन जीवों के बीच संबंधों, जीवित प्राणियों और पर्यावरण के बीच संबंधों को भी संदर्भित करती है। बायोस्फीयर रिवर्स इज सिंपली, ये आपका था बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट अब आपका है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक वह सोर्स है, एक पुस्तक है जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक का रख रखाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन द्वारा किया जाता है। भारत भी अपने यहाँ पाए जाने वाले पौधों जानवरों के लिए रेड डाटा बुक रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपका दो टॉपिक है, इंडेंजर्ड एनिमल और इंडेंजर्ड स्पेसीज। क्या है? जो आपके संकटग्रस्त पशु हैं जिनकी संख्या इतनी कम हो रही है कि निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने की संभावना, तो आपका हो जाएगा इंडेंजर्ड एनिमल। और इंडेमिक स्पीसीज क्या है? स्थानीय प्रजातियां जानवरों और पौधों की भी प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका था इंडेंजर्ड एनिमल्स और इंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइग्रेशन यानी कि प्रवास। आप शायद पहले से ही इस तथ्य से परिचित होंगे कि प्रवास का कोई जानवरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली आवधिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रवास आमतौर पर प्रजनन के उद्देश्य या कठोर जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए किया जाता है। कई पक्षी और मछलियां प्रवास करती हैं और पक्षी दुनिया के दूसरे हिस्से से उड़कर यहाँ आए। प्रवासी पक्षी हर साल जलवायु परिवर्तन के कारण एक साथ समय पर दूर दूर के इलाकों में उड़कर जाते हैं। वे अंडे देने के लिए उड़ते हैं क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास में मौसम बहुत ठंडा और अमानवीय हो जाता है। जो सभी लंबी दूरी तय करके दूसरे देश पहुंचते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। कागज का पुनः चक्रण। पहला और सबसे ज्यादा आसान तरीका जो हर कोई कर सकता है वह है कागज से रिसाइकिल करना। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार कागज उद्योग वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस उद्योग की लकड़ी के गूदे की बहुत जरूरत होती है और दिस इज अ वाई। यही कारण है कि यदि कोई कागज को पुनः चक्रित करने का विकल्प चुनता है तो इससे नए लकड़ी के गूदे की खपत में कमी आएगी या दोनों पक्षों के लिए अच्छा होगा क्योंकि आप पर्यावरण की रक्षा करते हुए पैसे बचा पाएंगे। इससे हम न केवल पेड़ों को बचाएंगे बल्कि कागज बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा और पानी की भी बचत करेंगे। इसके अलावा कागज बनाने में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो आपका था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट अब आपका है डिफॉरेस्टेशन यानी कि पुनः वन रोपण। पुनः वन रोपण का अर्थ है नष्ट हुए जंगलों में नए पेड़ लगाकर उन्हें फिर से करना। और लगाए जाने वाले पेड़ आमतौर पर उसी प्रजाति के होने चाहिए। उस जंगल में पाए जाने वाले हमें कम से कम उतने पेड़ लगाने चाहिए जिसमें हम काटते हैं। वनों की कटाई प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है। अगर वनों की कटाई वाले क्षेत्र को बिना छेड़ छोड़ दिया जाए तो वह फिर से अपने आप उग जाते हैं। प्राकृतिक वनीकरण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती। हम पहले ही अपनी जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं और अगर हमें अपनी हरित संपदा को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना एकमात्र विकल्प है। और वन संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण और संवर्धन करना तथा वनों में या उसके आसपास रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये आपका था रिफॉरेस्टेशन। तो फ्रेंड्स ये आपके कीवर्ड्स जो आपके इस लेसन में आप क्या थे, बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने डिस्कस किया, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, इकोसिस्टम, इंडेंजर्ड स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज, एक्सटिंक्ट फाउना फ्लोरा क्या है, माइग्रेटरी बर्ड क्या है, नेशनल पार्क, डाटा बुक, डिफॉरेस्टेशन और सेंचुरी। इतने आपके जो कीवर्ड्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किए जो आपके लेसन 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपके आए थे। और हम लोगों ने क्या सीखा, ये आपकी पर्टिकुलर एक समरी है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फ्रेंड्स आज आपका जो लेसन 5 है सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी का बायोलॉजी का, जो आपका चैप्टर 5 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट वीडियो सेशन के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।